दोस्तों ये बात है 1974 के फोर्ट जॉर्ज आइलैंड फ्लोरिडा की। इस जगह पर रहने वाली बेट्स फैमिली के चर्चे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में होने लगे क्योंकि उनके पास एक ऐसा स्फीयर था, यानी गेंद थी जो अपने आप चल सकती थी। यानी अगर आपने उसे छुआ और दूर किया तो वो वापस आपके पास अपने आप चलकर आती थी, और अगर आप गोल गोल चक्कर लगाएं तो वो आपके पीछे पीछे चलती थी। अगर आप उसे टेबल से गिराना चाहें तो वो अपने आप को बैलेंस करके गिरने नहीं देती थी। उसकी बनावट, उसका वजन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस चीज को इंसानों ने बनाया हो। जल्द ही इस चीज की खबर मिलिट्री को लग गई तो मिलिट्री ने बेट्स फैमिली से मुतालबा किया कि ये स्फीयर आप हमें दे दीजिए। बेट्स फैमिली ने इसे देने से इनकार कर दिया, और आप तो जानते ही हैं कि मिलिट्रीज नई टेक्नोलॉजीज के पीछे रहती हैं। तो इसके बाद मिलिट्री ने बेट्स फैमिली से इस गेंद को कैसे हासिल किया, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिर इस गेंद से निकला क्या, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों बेट्स फैमिली फोर्ट जॉर्ज आइलैंड की एक अमीर तरीन फैमिली थी। इनके पास 88 एकड़ की जमीन थी जिस पर ये लकड़ी की खेती करते थे, यानी ये लकड़ी का कारोबार करते थे। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस फैमिली के एंटोइन बेट्स जो कि एक मैरीन इंजीनियर थे और उनकी वाइफ गैरी बेट्स ये एक डिजाइनर थी, और इनके 6 बच्चे थे। अब 1974 की एक रात को उनकी प्रॉपर्टी में जबरदस्त आग लग जाती है, यानी उन्होंने जो जंगल खड़ा किया था वो आग पकड़ लेता है। अगले दिन ये फैमिली रात में हुए नुकसान का जायजा लेने निकलती है तो एक बच्चे को एक गेंद दिखाई देती है जो सिल्वर रंग की थी। इसका डायमीटर 8 इंच और वजन 10 किलो के आसपास था। इस गेंद पर कहीं भी कोई निशान नहीं था, मतलब वेल्डिंग का, ड्रिलिंग का या ऐसा कोई निशान जिससे ये पता लगे कि इसको तोड़ जोड़ कर बनाया गया हो। अब क्योंकि ये गेंद देखने में बिल्कुल भी अजीब नहीं थी तो बेट्स फैमिली इसे अपने घर ले आती है। अब बेट्स फैमिली के बच्चे इस गेंद पर अपनी कारस्तानी दिखाते हैं, मतलब इसको खोलने की, तोड़ने की या इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता। तो थक हार के वो इसे खिड़की के पास रख देते हैं। अब एक दिन बेट्स फैमिली का एक बच्चा टेरी बेट्स अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठकर गिटार बजा रहा था। तभी उन्हें खिड़की के पास से हमिंग की साउंड सुनाई देती है, यानी ऐसी आवाज जैसे कोई मुंह बंद करके गुनगुनाने लगे। अब क्योंकि ये साउंड उन्होंने पहले नहीं सुना था तो वो चौंक जाते हैं, गिटार बजाना बंद कर देते हैं, खिड़की के पास दौड़ते हैं, लेकिन साउंड भी बंद हो जाता है। थोड़ी देर इधर उधर ताक झांक करने के बाद जब वो वापस गिटार बजाना शुरू करते हैं तो फिर से साउंड आने लगता है, और अब की बार वो गिटार बजाते हुए खिड़की के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आवाजें इसी गेंद के अंदर से आ रही थी, जो कि बहुत अजीब था। अब टेरी अपने गिटार पर अलग अलग नोट्स ट्राई करता है। जब वो गिटार को तेज बजाता है तो इस गेंद की वाइब्रेशन बढ़ जाती थी और धीरे बजाने पर वाइब्रेशन कम हो रही थी। वो इस गेंद को उठाकर अपने लिविंग रूम में ले जाता है जहां पर फैमिली के सारे लोग बैठे थे और जाकर उन्हें दिखाता है। अब जैसे ही टेरी फर्श पर इस गेंद को रखता है तो भाई साहब अब शुरू होती हैं वो अजीब सी हरकतें जिसकी वजह से ये गेंद फेमस होने वाली है। मतलब जैसे ही ये लड़का इस गेंद को फर्श पर रखता है और दूसरी साइड को जाता है, ये गेंद उस लड़के का पीछा करने लगती है, यानी कि उसके पीछे पीछे चलने लगती है। ये देखकर फैमिली के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। बेट्स फैमिली के जंगल से मिला ये अजीब से मेटल का टुकड़ा अब सिर्फ सजावट का सामान नहीं रह गया था, बल्कि ये साउंड पर, छूने पर और यहाँ तक कि इसके आसपास चलने पर भी रिस्पॉन्ड कर रहा था। अब बेट्स फैमिली इस गेंद को एक कांच की टेबल के ऊपर रख देती है। मतलब टेबल तो लकड़ी का था लेकिन ऊपर कांच लगा हुआ था। अब वो टेबल को जोर जोर से हिलाने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि वो गेंद गिर जाए, लेकिन गेंद गिर नहीं रही थी। अब उन्होंने टेबल का एक कोना ऊपर कर दिया और अब जो हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। ये गेंद नीचे के हिस्से से ऊपर की तरफ अपने आप चढ़ गई और अपने आप को गिरने से बचाने लगी। फिर उन्होंने ये भी नोट किया कि ये जितनी देर चलती थी इसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाती थी, यानी अगर ये काफी देर मोशन में रह गई और उन्होंने इससे कोई चीज चिपकाई तो उसको हटाना काफी मुश्किल होगा। इस गेंद की अजीब हरकतें देखने के बाद गैरी बेट्स ने अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, मतलब सबको इसके बारे में बता दिया कि हमें एक गेंद मिली है जो अजीब अजीब हरकतें करती है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोकल मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, सबका इंटरेस्ट इस गेंद के बारे में जानने के लिए बढ़ गया। लोग उनके घर पर आने लगे, फोटोग्राफ्स खींचने लगे। अब एक दिन बेट्स फैमिली को यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री का फोन आता है कि उन्हें ये गेंद चाहिए, लेकिन बेट्स फैमिली इस गेंद को देने से इनकार कर देती है। पर दोस्तों आप जानते ही हैं कि मिलिट्री वालों से कोई बच नहीं सकता। फिर मिलिट्री वाले गेंद ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि जब हमारा काम हो जाएगा तो हम ये गेंद आपको वापस कर देंगे, और वो गेंद को लेकर चले जाते हैं।
और नाजरीन, अब यहाँ पर शुरू होते हैं इस गेंद पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। जब इस गेंद के धातों के बारे में पता किया गया तो पता चला ये किसी तरह के मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। ये गेंद बहुत ज्यादा गर्मी और 1,20,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर भी बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर सकती थी। अब मिलिट्री ने यह पता लगाने के लिए कि इस गेंद के अंदर कहीं कोई चीज तो नहीं है, इसका एक्सरे टेस्ट किया जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब ये गेंद वापस घूम फिर के फिर से बेट्स फैमिली के पास चली जाती है। मतलब मिलिट्री को जो भी इससे जानना था वो जान लेते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो किसी को क्यों बताएं कि उन्हें क्या मिला। बेट्स फैमिली जब मिलिट्री से इस गेंद के बारे में पूछती है तो मिलिट्री वाले कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं। लेकिन नाजरीन, बेट्स फैमिली के पेट में होती है गड़बड़, और अब वो अलग अलग रिसर्चर्स को बुलाकर इस गेंद की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। वो डॉक्टर जेम्स हार्डर को इस गेंद को दिखाते हैं। जेम्स हार्डर, जो कि एक इंजीनियर थे, वो इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो बताते हैं कि इसके कोर में कोई रेडियो एक्टिव चीज मौजूद है जिसका एटॉमिक नंबर 140 है। अब अगर आपको यह सुनकर अजीब नहीं लगा कि 140 एटॉमिक नंबर, इसमें क्या खास बात है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि नेचर में मिलते हैं वो है यूरेनियम के अंदर 92। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बल्कि बढ़ाया भी गया है, और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने अचीव किया है वो है 118। तो अब हैरानी की बात यह थी कि जब हम 118 प्रोटॉन से ज्यादा तक अभी पहुंचे ही नहीं तो 140 प्रोटॉन कैसे आ सकते हैं। तो ये बात इस तरफ इशारा कर रही थी कि ये चीज इंसानों ने नहीं बनाई, यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। और अब अगर ये चीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है तो इस जमाने में जब ये मिली थी, एक ही साइंटिस्ट ऐसे थे जो इस तरह की चीजों को इन्वेस्टिगेट करते थे, और वो थे प्रोफेसर एलन हेंक। प्रोफेसर एलन हेंक इस गेंद को ले जाते हैं और इस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इस गेंद को वापस दे देते हैं। प्रोफेसर एलन हेंक ये बताते हैं कि कुछ नहीं, ये एक मेटल का टुकड़ा है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पर क्योंकि लगातार रिपोर्टर इस चीज के बारे में जानने के लिए आते ही रहते थे, तो किसी एक रिपोर्टर ने बेट्स फैमिली से कहा कि जरा इसे चलाकर दिखा दो। बेट्स फैमिली ने जब इस गेंद को चलाया तो ये अब चल नहीं रही थी और इस पर एक निशान भी था, जैसे कि इसे किसी ने खोला हो या काटा हो। जब बेट्स फैमिली ने इस गेंद की दोबारा से जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें पता चला कि अब ये गेंद मैग्नेटिक भी नहीं है, यानी प्रोफेसर एलन हेंक ने इसके साथ कुछ तो किया था। अब क्योंकि प्रोफेसर एलन हेंक यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, तो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी इस स्फीयर के साथ हुआ था, इसमें यूएस गवर्नमेंट का पूरा रोल था। इस वाक़े ने बेट्स फैमिली को भी दिमागी तौर पर इतना परेशान किया कि वो वहां से अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर दूसरी जगह चले गए और वो कभी भी इस चीज के बारे में दोबारा बात नहीं करते थे। लेकिन सवाल अभी भी वहीं रह जाता है कि आखिर ये स्फीयर यानी गेंद क्या थी। इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहली ये कि ये किसी सैटेलाइट का टुकड़ा था, लेकिन अगर ये सैटेलाइट का टुकड़ा था तो ये चीज जांच पड़ताल में पता लग जाती। फिर कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये किसी तरह की एंटी ग्रेविटी डिवाइस है या फिर एलियन शिप का कोई टुकड़ा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चीज के ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स तो मौजूद हैं कि एक ऐसी चीज थी जिसको हजारों लोगों ने वेरीफाई किया, लेकिन इसके साथ हुआ क्या, वो गई कहां, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।